साथियों, मैं एच रोशन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नया क्वेश्चन आवर एट 9 PM लेकर के। आज का सेशन जो है चौथा सेट है आपके लिए। 3 सेट मैं करवा चुका हूं साइंस और आर्ट्स का, और ये आर्ट्स का दूसरा और इस पूरे सेशन का चौथा सेट है, जिसमें आज हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का 20 सवाल आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिससे आपको काफी लाभ मिलने वाला है आगे जो भी एग्जाम देंगे उसमें, जिसमें बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार एसएससी, इंटर स्टेट हो, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगा। तो चलिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका ये क्वेश्चन आवर एट 9 PM आर्ट्स का सेशन है, और इसमें चौथा सेट होने वाला अभी। तो सब लोग तैयार हो जाइए, एकदम अलर्ट होकर के सुनिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप करते रहिए ताकि मैं देखूं कि इनकी कितनी कैसी तैयारी चल रही है। तो चलिए, पहला सवाल, इनमें से कौन सा साक्ष्य का संबंध लोथल से नहीं है? चावल, फारस की मुहर, गुड़िया उद्योग या लिपस्टिक। ये 4 चीजें जो मिली है हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान, इसमें से कौन सा चीज लोथल से नहीं मिला, ये सवाल पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे कि ये जो सवाल है, इसमें 3 चीजें लोथल से प्राप्त हुई है, और वो लोथल से जो मिली है उसमें चावल, फारस की मुहर, चावल, फारस की मुहर और गुड़िया उद्योग। इसके अलावा पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी, सबका, मिस्र की मम्मी जैसे सबका भी साक्ष्य मिला है, लेकिन लिपस्टिक जो मिला है ये चान हुदड़ों से मिला है। तो ये ध्यान रखेंगे, चान हुदड़ों से। तो चान हुदड़ों से मिलने वाला एक इंपॉर्टेंट सौंदर्य प्रशासन जो बताता है कि प्राचीन काल में भी लिपस्टिक का प्रयोग कर रहे थे लोग, और ये एक साक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए एक साक्ष्य मिला है, वो भी चानहुदड़ो से। चानहुदड़ो मोहनजोदड़ो से 134 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां से खुदाई में चीजें प्राप्त हुई। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है लिपस्टिक, जो चानहुदड़ो से मिला है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, ऑप्शन को समझिए, क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। तो ध्यान दें, कहता क्या है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता थी, और कथन 2 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक कांसा का प्रयोग हुआ था। तो ये 2 तथ्य है जिससे जोड़ करके सवाल पूछा गया कि तथ्य सही है या गलत है। सही है तो किस रूप में सही है, ये जानना है। तो याद रखें कि हड़प्पा सभ्यता में प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, प्रस्तर मतलब पत्थर, और ये धातु जो मेटल को कहते हैं। तो जब धातु और पत्थर दोनों का प्रयोग हो जिस युग में, जिस सभ्यता में, उसको प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो पत्थर का प्रयोग पहले से हो रहा था, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता आया उस समय कांसे का भी प्रयोग हो रहा था, और कांसा टीन और प्लस जिंक से बना हुआ, टीन और कॉपर से बना हुआ एक इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है। तो टीन से और कॉपर से, और टीन कॉपर को मिलाएंगे तो कांसा बनता, और इसका मतलब पता चलता है कि धातु का प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता में हो रहा था, और इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये धातु के प्रयोग के आधार पर इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस रूप में ये दूसरा स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट को प्रमाणित भी करता है, मतलब कथन 1 और कथन 2 सही है, और कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या करता है। ये आपके लिए आंसर जा रहा है सी। चलिए, अगला सवाल तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, कहता है कथन 1, जैन भिक्षुओं को दिगंबर कहा जाता है। जैन भिक्षुओं में कुछ को दिगंबर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और कथन 2 कहता है कि ऐसे जैन भिक्षु खुद को आकाशवृता समझते हैं। तो ध्यान देंगे कि जैन धर्म जो काफी इंपॉर्टेंट एक धर्म था, बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म सनातन धर्म के बाद। तो ध्यान देंगे कि जैन धर्म में पहली जैन संगति हुई थी 300 BC में, और 300 BC में जो जैन संगति हुई, इसी में 2 भाग में जैन धर्म विभाजित हो गया, एक कहलाए दिगंबर और एक कहलाए श्वेतांबर। तो ध्यान रखना है। अब दिगंबर में क्या था कि ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे, और ये मानते थे कि हम आकाश ही मेरा वस्त्र है, और आकाश को ही एक आवरण के रूप में देखते थे, और इसलिए इनको आकाशवृता भी कहा जाता था, आकाशवृता भी समझते थे। जबकि श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ध्यान रखना है, ये प्राचीन विचारधारा के थे और ये नवीन नए विचारधारा के थे। ध्यान रखना कि प्रथम जैन संगति के समय सम्राट के रूप में मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य
और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ इसका जो अध्यक्षता किया था वो स्थूलभद्र ने किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। मतलब ये पहला बात कि दिगंबर था, एक लोग दिगंबर थे, दूसरा ये लोग आकाशवृता समझते थे। दोनों क्या है? सही है। कहता है कथन 1 और 2 सही है, लेकिन 2 1 की व्याख्या नहीं करता। नहीं, व्याख्या करता है। आकाशवृता होने के कारण वो खुद को दिगंबर कहते थे। कथन 1 और 2 सही है और 1 2 की सही व्याख्या करता है। मतलब ये भी आंसर जा रहा आपका चौथा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए नजर डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी का, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान दें क्या कहता है। कहता है कि मालवा का जो पठार है वो किस नदी के अपवाह क्षेत्र में। अपवाह क्षेत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम या प्रवाह क्षेत्र, मतलब किस नदी का बहाव वहां पर चलता है, कौन सी नदी बहती है, ये पूछ रहा है। कहता है नर्मदा, चंबल, लूनी या बनास। ये 4 नदी का नाम दिया गया है और पूछ रहा है ये में किसका अपवाह क्षेत्र के अंदर मालवा का पठार है। तो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि मालवा का पठार अगर भारत को देखें ऐसे, तो यहां पर अरावली पर्वत, यहां विंध्याचल पर्वत, यहां मालवा का पठार है। और इसी जगह पर चंबल की जो नदी है वो जनापाव की पहाड़ी से निकलती है और मुख्य बहाव क्षेत्र इसी में है, उसका मालवा के पठार में। मतलब क्या है कि मालवा का पठार जो है वो मुख्य रूप से चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में है और इसके कारण चंबल नदी में जो बहाव होता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है जिसको अब नलिका अपर्दन कहते हैं। कौन अपर्दन? अब नलिका अपर्दन। और इसीलिए यहां पर चंबल का बीहड़ बन गया है। चंबल का बीहड़, जहां चंबल की रानी रहा करती थी फूलन देवी, आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो ये चंबल में बीहड़ है और ये बीहड़ बनाने में मालवा के पठार में जो बीहड़ है वो चंबल नदी के प्रवाह के कारण। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी है, ये ध्यान रखना है। जबकि लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से, अरावली पर्वत का। और बनास नदी कहां है? तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखना है। मतलब यहां पर जो ऑप्शन है मालवा का पठार में मुख्य रूप से बहने वाली नदी कौन? चंबल। और चंबल किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी। तो चलिए आपके स्क्रीन पर 5वां सवाल। अब ध्यान दीजिए, आप ऑप्शन करते रहिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप समझ रहे हैं और जो चीजें बताई जा रही है वो आपको समझ में आ रहा है। कहता प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पश्चिमी तटीय मैदान है कहां? जो पश्चिमी तट के पास है, ये भारत है। इधर पश्चिमी घाट पर्वत और इधर पूर्वी घाट पर्वत। तो इधर है पश्चिमी तटीय मैदान ये, और ये पूर्वी तटीय मैदान। तो ये मैदान जो है पश्चिम वाला, वो ध्यान देंगे मैप में तो ध्यान देंगे कि ये है कैसे। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान एक्चुअली बनावट जो है वो इस प्रकार से दिखता है। वो यहां पर गुजरात में थोड़ा सा चौड़ा है ऐसे, फिर पतला हुआ है और पतला होकर के फिर केरल में चौड़ा हो गया है। तो सबसे ज्यादा चौड़ाई गुजरात में है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा चौड़ाई गुजरात में है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तो क्या करेंगे आंसर? गुजरात में है, ये ध्यान रखना है, गुजरात होगा आंसर। और ध्यान देंगे कि ये पश्चिमी घाट पर्वत में जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, ये चौड़ाई कम है, यहां मॉइस्चर नमी ज्यादा होता है। जबकि पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है और यहां नमी कम है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल छठा आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट संविधान से संबंधित सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा इनमें संविधान के प्रावधान और स्रोत को सुमेल जो नहीं है उनका पहचान कीजिए कि कौन सा ऐसा चीज है संविधान का और जिसको स्रोत जो लिया गया वो सही नहीं है। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है जो आपसे काफी इंपॉर्टेंट रूप में याद रखना है। बहुत सवाल पूछता है। कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर आपातकालीन शक्तियां, ये जर्मनी से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? आप लोग आंसर कीजिए। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहता है तो कौन सही नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से यहां पर सही नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया के जगह यहां क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका होगा। कौन होगा? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां समवर्ती सूची की बात आती है। समवर्ती सूची के अलावा केंद्र राज्य संबंध की बात आती है। तो यह ध्यान रखना। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा है यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ध्यान देंगे कि ऑस्ट्रेलिया से ये नहीं लिया गया, ये लिया गया है कहां से? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। तो ये ध्यान रखना है।
जबकि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया हमने बताया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी सब सही है। राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति जर्मनी से, और नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया वो आयरलैंड से। छठा के बाद आपके सामने सातवां सवाल कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का सवाल है, कॉन्सेप्चुअल, जो आपको ध्यान देना है। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? तो पढ़ते होंगे, जब प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो कहते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए, तो वर्ड आता है पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। कहता है इसका तात्पर्य क्या है? पहला कहता है संविधान धर्म के मामले में निष्पक्ष है, और दूसरा कहता है संविधान के लिए सभी धर्म एक समान है। तो बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, कि पंथ निरपेक्ष का मतलब यह कि किसी भी पंथ के लिए वो न्यूट्रल है, कोई पंथ से उनका कोई भी पक्षपात या भेदभाव नहीं रखना है, सबको समान दर्जा देना है। कहता है सभी धर्म उनके लिए समान है, मतलब देश के लिए और संविधान के लिए किसी भी धर्म की प्रायोरिटी नहीं, सब धर्म समान है, और देश का अपना कोई धर्म नहीं, वो सभी धर्म के मामले में निष्पक्ष है। मतलब एक भी सही और दो भी सही है। तो आंसर क्या होगा आपके लिए? ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है, वो सी ऑप्शन है। चलिए आगे, आठवां सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। कहता है प्राचीन काल में विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति किस गुफा से प्राप्त किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है विश्व प्रसिद्ध त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु कहां से प्राप्त हुई थी? अजंता से, एलोरा से, एलिफेंटा से या बाघ से? तो ध्यान देंगे कि ये त्रिमूर्ति जो मिली थी ये एलिफेंटा की गुफा से मिली थी, या एलिफेंटा की चित्रकला भी कहते हैं। तो आंसर ये होगा। एलिफेंटा है कहां? तो एलिफेंटा है मुंबई से 9 किलोमीटर दूर सागर के बीच, जिसका दूसरा नाम प्राचीन काल में धारा नगरी भी हुआ करता था। और पुर्तगाली लोग यहां पहली बार गए थे, और एक बड़ा हाथी का विशाल मूर्ति मिला था पत्थर का, और इसलिए पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। तो ये ध्यान रखना है। जबकि अजंता की चित्रकला और एलोरा की चित्रकला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहां पर बात करें तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जबकि ये जो है ये तीनों धर्म से रिलेटेड है, सनातन से भी, बौद्ध से भी और जैन से भी, और तीनों धर्म से संबंध है। जबकि बाघ की चित्रकला मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, और यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि ये एलिफेंटा जब मिला त्रिमूर्ति तो कौन धर्म होगा? तो शैव धर्म से संबंधित होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत तथ्य है और सब तथ्य को ध्यान रखना है। अगला सवाल 9वां क्या कहता है? ध्यान दीजिए। कह रहा है कि गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? तो गायत्री मंत्र आप लोग सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र कहां से आया, किस रूप में आया, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान देंगे कि ये मंत्र वेद व्यास ने लिखा, विश्वामित्र ने लिखा, उग्र सर्वा होगा यहाँ, उग्र सर्वा ने लिखा या वाल्मीकि ने लिखा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। कहता है गायत्री मंत्र के लेखक कौन? तो ध्यान देंगे गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा था। किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। और ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। कौन मंडल में? 3रे मंडल में। तो ध्यान रखेंगे कि गायत्री ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और कुल मंडल कितना है? तो 10 मंडल है टोटल, ये ध्यान रखना है। और उसी में एक मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र का वर्णन है। वेद व्यास वेद के रचनाकार, उग्र सर्वा और वाल्मीकि भी ग्रंथों के रचनाकार, जिसमें वाल्मीकि का नाम आता है रामायण लिखने के लिए। तो रामायण जो लिखा था वो वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ते हैं। उग्र सर्वा और लोमहर्ष ने क्या लिखा था? तो पुराणों की रचना किया था। तो ध्यान देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट कि लेखक के रूप में किसको याद करेंगे गायत्री मंत्र का? विश्वामित्र। किस मंडल में है? 3रे मंडल में। किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। तो ये ध्यान रखना है, ये ऋग्वेद में है। तो ध्यान देंगे। अगला 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए बिल्कुल। कहता है सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब एक जाति की व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ध्यान देंगे कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो मिलता है वो एक ऋग्वेद के ही पाठ में है। किस वेद में? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में किसमें? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कितने मंडल में? 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त, सूक्त मतलब मंत्रों का समूह,
और टोटल सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। और ये सूक्त में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार एक वर्ड आया है, शूद्र वर्ड। और शूद्र क्या है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों के बारे में पता चलता है। और इस रूप में शूद्र का वर्णन करना, ये पता चलता है कि उस समय भी काल जो चल रहा था उसमें वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में शूद्र का वर्णन यहां मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, जबकि संगीत का विकास हुआ था सामवेद से, यजुर्वेद जो यज्ञ से संबंधित वेद था, और अथर्व जो सबसे लास्ट में लिखा गया अथर्वा और अंग्रिस ऋषि के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं। 11वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है। कहता है एशिया के कितने देशों से विषुवत रेखा गुजरती है? 1, 2, 3 या 4? तो विषुवत रेखा का मतलब 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बांटने वाली जो बीच की रेखा, वो एशिया के कितने देशों से? तो ध्यान रखेंगे कि एशिया के मुख्य रूप से 2 देश ही है। तो ध्यान रखेंगे 2 देश, एक है मालदीव और दूसरा है इंडोनेशिया। तो ये ध्यान रखना है, मालदीव और इंडोनेशिया से विषुवत रेखा क्रॉस की है, और भारत विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर है। 876 किलोमीटर ऊपर है, मतलब थोड़ा सा उपवर्ड है, क्योंकि भारत का जो विस्तार है तमिलनाडु के कन्याकुमारी का, वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ये 0 डिग्री है। तो ऊपर चला आएगा थोड़ा सा 876। तो आपका आंसर जा रहा है कौन? तो 2। आगे चलिए 12 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप किस देश में है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप किस देश में है? याद रखेंगे इसको, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। तो ध्यान रखेंगे दुनिया का 3 सबसे बड़ा द्वीप कौन कौन है? तो एक है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा। दूसरा है न्यू गिनी, तो न्यू गिनी पापुआ जो अभी गए हुए थे प्रधानमंत्री, तो ये सबसे दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर है यही जिसके बारे में आपको सवाल पूछा गया है, बोर्नियो। तो ध्यान रखेंगे बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये बोर्नियो लगभग 3 देशों में बटा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से इसका विस्तार इंडोनेशिया में, जापान, फिलीपींस, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से जो विस्तार है वो इंडोनेशिया में है बोर्नियो का, और बोर्नियो का 73% भाग इंडोनेशिया में विस्तार है। दूसरे नंबर पर मलेशिया भी है 26% पर, और 3% ब्रुनेई का वहां पर। लेकिन ध्यान रखें कि मेन रूप से अगर एक ऑप्शन चुनना होगा तो कहेंगे क्या? इंडोनेशिया। तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी पापुआ, और तीसरा बोर्नियो। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो आपके सवाल में यहां पूछा गया है। 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत देश में की गई? ये एक इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो बार बार पूछा जाता है, और यह अधिनियम है 1861 का एक्ट, 1813 का एक्ट, या 1919 का एक्ट, या 1909 का एक्ट। तो ध्यान रखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट था, और ये एक्ट आया था 1909 में, जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार। तो भारत सचिव थे मॉर्ले, और मिंटो थे उस समय के गवर्नर जनरल। और उस रूप में उस समय एक नया चीज की शुरुआत हुई देश में, और उस देश में जो शुरुआत हुई उसको सांप्रदायिकता का बीज कहते हैं, मतलब कम्युनिज्म आया। और उस समय जो हिंदू और मुस्लिम की बात पहली बार की गई वो इसी में, और इस तौर पर इसी अधिनियम के तहत 6 सीटें पहली बार मुस्लिम लोगों के लिए आरक्षित की गई। और यहां से इन दोनों ने मिलकर के, मोंटे और मिर्लो ने देश में फूट डालो और राज करो की नीति का शुरुआत कर दिया था, जो बाद में आजादी के बाद देश के बंटवारे का क्या बन गया? कारण बन गया साथियों। जबकि 1919 मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, और ये एक ऐसा अधिनियम जिसमें पहली बार द्वैध शासन को प्रांतों में लागू किया गया था। जबकि 1961 का एक्ट तो नहीं है, जबकि 1813 का एक्ट है। 1813 का एक्ट क्या करता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया जाता है, और चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर सभी व्यापार को ओपन कर दिया जाता है। तो यह ध्यान रखना है, चाय और चीनी का व्यापार कंपनी कर सकती थी, चाय और चीन के साथ। तो यह ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आंसर है वो कौन है? 1909 का अधिनियम है साथियों। आगे चलिए 14 नंबर सवाल कहता है किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में लगा दिया गया? द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में लगा दिया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम, और ये अधिनियम आया था 1935 में। ये ध्यान रखना, 1935 में।
जो एक सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसको भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा गया। सभी चीजें लगभग जो संविधान में थी 1935 में, वो सभी चीजें संविधान में डाली गई। 1909 के बारे में भी हमने बताया कि ये एक ऐसा अधिनियम था जहां सांप्रदायिकता का बीज बोया गया। 1861 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी था कि यहां से लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत होती है। इसके अलावा यहां से विभागीय प्रणाली भी शुरू होता है देश में, और इसके अलावा एक और कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मिल गया था। तो ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। 1919 के अधिनियम में महिलाओं को मत देने का भी अधिकार प्रदान हो गया था, ये पहली बार 1919 में। तो ध्यान रखेंगे कि 1935 के एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को हटाया गया प्रांत से और केंद्र में लाया गया। तो ध्यान रखना है। आगे चले 15 नंबर सवाल, जो हिस्ट्री का महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कहता है यह ध्यान दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। कह रहा भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, यह वर्तमान में कहां है? तो लुम्बिनी, जिसका एक नाम और भी है रूमनदेई। तो ध्यान रखेंगे रूमनदेई यहां उत्तर प्रदेश, वैशाली नेपाल या नालंदा। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से लगभग 14 किलोमीटर दूर, ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर ये जगह है। एक्चुअली नेपाल में कहां है जगह? ये नेपाल में है। कौन चीज? लुम्बिनी। जबकि इनकी मृत्यु जो हुई थी, निर्वाण को प्राप्त हुए थे, ये कुशीनगर में, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो मृत्यु कुशीनगर में, ये ध्यान रखना है। ये मृत्यु जो उत्तर प्रदेश में है, तो ध्यान रखेंगे। जबकि वैशाली में इन्होंने अपने गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन सीखा था। तो ध्यान रखेंगे सांख्य दर्शन जो प्राप्त किया अलार कलाम से, और नालंदा में तो बहुत सारा उपदेश दिया राजगीर में, जबकि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में। तो ध्यान रखना है। ये बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो भी तथ्य है उसको। 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्या कहता है, जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, जो सवाल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे। कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति से संबंधित सही तथ्य है। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय जो चीजें थी उसमें तथ्य क्या क्या सही था? कहता है ए में इसका मुख्य उद्देश्य राजाओं से दान प्राप्त करना था। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है, क्योंकि प्रथम उद्देश्य था इसका कि जो भी गौतम बुद्ध ने बोला है उन उपदेशों को हम एक ग्रंथ के रूप में, एक पुस्तक के रूप में लिखें। तो ये नहीं था। कहता इस संगति में महासंघिक नामक होगा यहां संप्रदाय का उदय हुआ। ये सही है, क्योंकि इस समय पहला जो संगति हुआ था बौद्ध संगति, उस समय बौद्ध धर्म बट गया था थेरवाद और महासंघिक में, और उसी समय महासंघिक संघ का उदय हुआ। कह रहा है ये सही है। कह रहा है इस संगति का आयोजन वैशाली में होता है, ये गलत है। इस संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। तो ध्यान रखना है, पहला बौद्ध संगति कहां हुआ था? राजगीर में हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इसमें उपाली के नेतृत्व में विनय पिटक लिखा गया, ये भी सही है। तो ये गलत है और ये सही है, मतलब दो सही है दो गलत है। इसलिए ऑप्शन जो होगा यहां मोर देन वन आंसर ई में जाएगा, मतलब एक से अधिक सही है, जो बीपीएससी में आजकल देता है, एक से अधिक सही है। तो ध्यान रखना है। और प्रथम बौद्ध संगति हुई थी कब? तो 483 बीसी में। ध्यान रखना है 483 बीसी में, और उस समय शासक थे अजातशत्रु, और अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। तो ध्यान रखना है, अजातशत्रु के समय हुआ था, और जो उस समय अध्यक्षता किया था वो महाकश्यप ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बौद्ध संगति से संबंधित पहला इंपॉर्टेंट तथ्य जो ध्यान रखेंगे। 17 नंबर सवाल आपके लिए ज्योग्राफी से लेकर आए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। कहता है खादर प्रदेश कृषि के लिए उपजाऊ क्षेत्र होता है, ये कथन एक कहता है। कथन दो कहता है खादर प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसके कारण कृषि में खाद की आवश्यकता होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, खादर प्रदेश कृषि के लिए सबसे उपजाऊ, ध्यान रखना है। और खादर प्रदेश होता है उत्तर के विशाल मैदान में, और उत्तर के विशाल मैदान में जो होता है ये एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलुवियल सॉइल को ही खादर प्रदेश कहते हैं। जबकि सेकंड स्टेटमेंट कहता है खादर प्रदेश पुरानी जलोढ़, ये गलत बात है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बांगड़ प्रदेश कहते हैं, बांगड़ प्रदेश। और बांगड़ प्रदेश में खाद की आवश्यकता होती है, खादर प्रदेश में खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो कथन 1 2 सही है, गलत है। कथन 1 2 गलत है, ये भी गलत है। कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है, ये भी गलत है। कथन 1 सही है, ऊपर वाला सही है, और कथन 2 गलत है। कथन 2 सही व्याख्या नहीं करता, ये भी सही है। मतलब आंसर चला गया आपका 4 नंबर।
तो याद रखेंगे। 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से सवाल है। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, कहता है समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या कि पर्वत पर जाना पड़ेगा। जलोढ़ मिट्टी, पॉडजोल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या अल्पाइन मिट्टी। तो ये आपका पर्वत है और पर्वत ही ऊंचाई पर है समुद्र तल से ज्यादा। तो पर्वत पर भी जाएंगे तो 3 भाग है। सबसे नीचे वाले भाग में भूरी मिट्टी मिलती है, सबसे ऊपर वाले भाग में पॉडजोल मिट्टी मिलती है, बीच वाले भाग में जो मिडिल पार्ट है, और जबकि ऊपर जो होता है यहां अल्पाइन मिट्टी मिलता है। तो मतलब सबसे ऊपर कौन मिट्टी, अल्पाइन मिट्टी। ये पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर कौन मिट्टी, अल्पाइन मिट्टी। जो बर्फीला होता है यहां पर अखरोट जैसे पौधे मिलते हैं, यहां पर शंकुधारी वन मिलता है, शंकुधारी वन, ये ध्यान रखना है। जबकि लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलता है। जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में मिलता है जहां पर नदी का प्रवाह होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। मतलब आंसर हो गया कौन, अल्पाइन मिट्टी। और अल्पाइन मिट्टी में कौन वन, तो अल्पाइन वन भी होता है। जो हमने कहा था अखरोट का पौधा जो कश्मीर में, हिमालय में सबसे ऊंचाई पर मिलेगा। 19 नंबर क्या कहता है, एक स्टैटिक सवाल है जो आपको याद रखना है कि जो भारत का 28वां राज्य बना तेलंगाना, उसकी स्थापना किस तारीख को हुई थी। तो जब तारीख की बात करें तो ऐसे डेट को याद रखना है, 2 जून 2014, 2 जून 2004, 2 जून 2013 या 2 जून 2003। तो ध्यान रखेंगे मोदी सरकार के बनने के बाद ये एक पहला डिसीजन आया था कि आंध्र प्रदेश को बांट करके तेलंगाना राज्य का गठन किया जाए। और तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को अस्तित्व में आ गया था और 10 साल तक आंध्रा और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को ही बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना है कि 2014 में हुआ और 14 में तेलंगाना देश का 28वां राज्य बन गया। तो चलिए आगे 20वां सवाल, आज के सेशन का अंतिम सवाल जो आपके लिए स्क्रीन पर है। क्या कहता है, कहता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है या नागरिकता है, भारत में किस प्रकार का नागरिकता है। तो सिटीजनशिप जो है, कह रहा है दोहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, क्षेत्रीय नागरिकता है या सभी गलत है। आपको पता होना चाहिए नागरिकता किसी देश का होता है। मान लिया हम भारत की बात करें तो भारत में हम सिर्फ भारतीय हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मुल्कों में, राज्यों में या क्षेत्र में विभाजित नहीं है। अमेरिका में जाएंगे तो राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग नागरिकता होती है। जब राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता हो तो कहते हैं दोहरी नागरिकता, और पूरे देश में एक ही नागरिकता हो, राज्य की अपनी नागरिकता ना हो, देश की ही नागरिकता हो तो कहेंगे एकल नागरिकता। मतलब हम लोग क्या हैं, भारतीय हैं, और भारतीय होने के कारण ये नागरिकता एकल नागरिकता के रूप में दिखलाई पड़ती है, जो भारतीय संविधान की विशेषता है। तो यही आज का 20 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको ध्यान देना है, समझना है, सीखना है और चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखें। वीडियो को लगातार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ताकि मैं डेली आपके लिए नए नए चीजों को लेकर आ सकूं और आपको एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचा सकूं। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर एक और नए सेशन में। तब तक जहां रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।